Welcome back, everyone, and good morning to all of you. Now, in this session, we will going for the monetary policy. And in the previous lecture, we already started the question that is the monetary policy and the bank rate. The bank rate is the quantitative measure, that is the general measure for the Reserve Bank of India. And please come on page number 42 on your textbooks. Now we will come on page number 42, that is the instrument of monetary policy, and the first one that is the quantitative measures and the second one that is the qualitative measures. And In the quantitative measure, the first that is the bank rate, and we already completed the bank rate in the previous lecture. And now in this session we will going for the repo rate and reverse repo rate. Reverse repo rate and reverse repo rate both are a difference at the viewpoint of the RBI. First of all, we start the repo rate and then reverse repo rate. Uh, Repo rate, friends. Repo rate means if the commercial banks need a shortage of money for short time period, we remember that the short period in repo rate and long period in bank rate. फ्रेंड यहाँ पे हमें याद रखना है कि शॉर्ट पीरियड अगर हम बोले तो रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट की बात कर रहे हैं, एंड जब लॉन्ग टाइम पीरियड होगा तो हम याद रखेंगे बैंक रेट. Repo rate, when commercial banks needs fund for very short period, sometimes 1 day, 7 days, and 15 days, they sell some securities which are held by them to RBI with the repurchase agreement at a particular rate. तो फ्रेंड यहाँ पे क्या है कि अगर समझो कि कमर्शियल बैंक्स को शॉर्ट टाइम के लिए अगर पैसे की ज़रूरत है तो क्या करेंगे कि अपने पास जो भी सिक्योरिटी पड़ी है विद द कमर्शियल बैंक, वो किसको ट्रांसफ़र कर देंगे, आरबीआई को दे देंगे. और आरबीआई सामने उन लोगों को क्या प्रोवाइड करेंगे, मनी, या तो हम बोल सकते हैं कि रुपीज़ प्रोवाइड करेंगे एट द रीपर्चेज एग्रीमेंट एट अ पर्टिकुलर रेट. यानी कि यहाँ पे कि जो कमर्शियल बैंक ने जो यहाँ पे सेल कर दी, जो अपनी पास सिक्योरिटी थी वो आरबीआई को, वही एक एग्रीमेंट बनाएगी कि रीपर्चेज एग्रीमेंट, यानी कि जो सिक्योरिटी आरबीआई को सेल करी है वो रीपर्चेज करेंगे, यानी कि रीपर्चेज एग्रीमेंट. दिस रेट इज कॉल्ड द रेपो रेट. तो फ्रेंड यहाँ पे याद रखना कि जिस रेट से वो पर्टिकुलर रेट से रीपर्चेस करने वाले हैं उस रेट को हम क्या बोलते हैं, रेपो रेट. द वर्ड रेपो इज यूज फॉर द टर्म दैट इज द रीपर्चेज रेट. बैंक सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज to RBI in order to raise money for very short term with the condition to repurchase them at some discount, and such a discounting rate is known as a repurchase rate या तो रेपो रेट. फ्रेंड मैं आपको यहाँ पर ब्लैंक पेज के अंदर ये समझाने की ट्राई कर रहा हूँ कि क्या होगा रेपो रेट एंड क्या होगा रिवर्स रेपो रेट. तो रेपो रेट की बात हम करें तो रेपो रेट में हमें पता था कि कमर्शियल बैंक, जो हम एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं कि एसबीआई. अब समझो कि एसबीआई को यहाँ पे पैसे की जरूरत है फॉर शॉर्ट टाइम पीरियड, और किसके पास से वो ले रहे हैं, तो हमें पता है कि आरबीआई. तो फ्रेंड यहाँ पे क्या होगा कि अगर एसबीआई को शॉर्ट टर्म के लिए जो पैसे की ज़रूरत है, तो एसबीआई वो अपनी पास जो भी सिक्योरिटी वो किसको दे रहे हैं, आरबीआई को. एंड आरबीआई यहाँ पे क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, रुपीज़. लेकिन यहाँ पे जो हम फ्रेंड रेट की बात कर रहे हैं कि रीपर्चेज में क्या होगा कि जो भी हम रेट यहाँ पे देने वाले हैं, कि मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि समझो कि एसबीआई के पास जो सिक्योरिटी थी उनकी वैल्यू है 10,000 रुपीज़ वैल्यू है. लेकिन यहाँ पे समझो कि जो सिक्योरिटी 10,000 की आरबीआई के पास जा रही है, लेकिन आरबीआई सिर्फ यहाँ पे 7,500 अमाउंट, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 7,500 अमाउंट ही क्या करेंगे, आरबीआई एसबीआई को प्रोवाइड करेंगे. यानी कि सिक्योरिटी जा रही है 10,000 रुपीज़ की, और आरबीआई जो पैसे प्रोवाइड कर रही है एसबीआई को 7,500 रुपीज़. यानी कि 2,500 का क्या, तो हम बोल सकते हैं कि दैट इज़ द रेपो रेट. यानी कि वो इंटरेस्ट जो भी आरबीआई यहाँ पे ले रही है वो 2,500 रुपीज़ हो. मैंने यहाँ पे फ्रेंड आपको एग्जांपल दिया है
कि क्लियर अमाउंट नहीं बोल रहा हूँ कि इतनी ही हो सकती है। इंटरेस्ट रेट तो कोई भी हो सकता है, जो भी एज पर द रूल्स ऑफ आरबीआई। अब समझो कि जो अमाउंट एसबीआई के पास आई आफ्टर 15 डेज, आफ्टर 7 डेज, जब भी अमाउंट रिटर्न करने की बात आएगी, तब एसबीआई आरबीआई को 10,000 रुपीज़ रिटर्न करेंगे। यानी कि एसबीआई को पहले 7,500 रुपीज़ की अमाउंट मिल रही है और एसबीआई 10,000 रिटर्न, यानी कि 2,500 अमाउंट ज़्यादा आरबीआई एसबीआई किसको पे कर रही है, आरबीआई को। तो जो 2,500 की एसबीआई जो ज़्यादा अमाउंट पे आरबीआई को कर रही है, हम क्या बोल सकते हैं, रेपो रेट, या तो हम बोल सकते हैं कि वो इंटरेस्ट है जो आरबीआई ने यहाँ पे एसबीआई को अमाउंट दी हुई थी। तो जो फर्स्ट पैराग्राफ है यहाँ पे रेपो रेट के अंदर, वही मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। इन द इवेंट ऑफ इन्फ्लेशन, फ्रेंड अगर समझो कि इन्फ्लेशन है मार्केट के अंदर, तो क्या होगा, तो सेंट्रल बैंक्स इंक्रीज रेपो रेट एट दिस एक्ट एज अ डिसइंसेंटिव फॉर बैंक्स टू बोरो फ्रॉम द सेंट्रल बैंक। यानी कि अगर समझो कि जो रेपो रेट है उनको हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि रेपो रेट इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे, तो जो भी कॉमर्शियल बैंक है वो सेंट्रल बैंक के पास से, सेंट्रल यानी कि आरबीआई के पास से, वो लोग कम अमाउंट बोरो करेंगे, यानी कि लेस अमाउंट। Subsequently, they lend to the general public at a higher rate, and ultimately people borrow less and thus money supply and inflation are arrested। यानी कि फ्रेंड अगर समझो कि मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन की सिचुएशन है, इन्फ्लेशन यानी कि सप्लाई ऑफ मनी, सप्लाई ऑफ मनी ज़्यादा है, तो यहाँ पे आरबीआई का रोल क्या होगा कि आरबीआई जो भी रेपो रेट है वो इंक्रीज करेंगे। तो उससे क्या होगा कि अगर इंक्रीज कर रहे तो जो भी कमर्शियल बैंक से उन लोगों को ये जो भी लोन मिल रही है, तो जो रेपो रेट में जो पैसे ले रहे हो वहाँ उन लोगों को कॉस्टली रहेगी। और सामने हम बात करें कि पब्लिक को, जो हम जनरल पब्लिक को हम जो पैसे देने वाले हैं, लेंड करने वाले, वो भी हम कैसे रेट से देंगे, हायर रेट, एंड अल्टीमेटली पीपल बोरो लेस। तो उससे क्या होगा कि लोगों कम पैसे बोरो करेंगे, तो उससे जो मनी का सप्लाई है या तो जो इन्फ्लेशन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा मार्केट में। इसीलिए फ्रेंड हमें यहाँ पे याद रखना है कि जब इन्फ्लेशन की सिचुएशन होगी तो रेपो रेट क्या हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है, एंड अगर डिफ्लेशन की सिचुएशन होगी तो रेपो रेट का रेट क्या हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है। रिवर्स रेपो रेट मीन्स the agreed upon at which the RBI repurchase its securities from the commercial bank in the event when RBI has to borrow short-term funds from the commercial banks by parking its security with the commercial banks। यानी कि फ्रेंड रिवर्स रेपो रेट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। रिवर्स रेपो रेट का मीनिंग क्या होगा कि आरबीआई जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो शॉर्ट टर्म के लिए फंड्स बोरो कर रहे हैं, किसके पास से, कॉमर्शियल बैंक के पास से। यानी कि आरबीआई को समझो कि पैसे की ज़रूरत है और कमर्शियल बैंक में हम बोल सकते हैं कि एसबीआई है, तो आरबीआई किसके पास से पैसे शॉर्ट टर्म के लिए बोरो करेंगे, तो कमर्शियल बैंक के पास, यानी कि एसबीआई जो है वो आरबीआई को रुपीस प्रोवाइड करेंगे और आरबीआई उनके पास जो भी सिक्योरिटी वो किसके पास रखेंगे, कमर्शियल बैंक, दैट इज़ द एसबीआई। यहाँ पे कोई भी बैंक हो सकते हैं, एनी कमर्शियल बैंक, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ कि कमर्शियल बैंक जो भी होगी उनके पास वो लोग क्या कर सकते हैं कि सिक्योरिटी रख सकते हैं आरबीआई, और पैसे भी उनके पास से बोरो करेंगे। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हेल्ड बाय इट टू कमर्शियल बैंक्स अंडर कंडीशन ऑफ रीपर्चेजिंग दोज एट अ डिस्काउंट रेट अपॉन द एंड ऑफ द शॉर्ट टर्म पीरियड। यानी कि फ्रेंड जब भी शॉर्ट टर्म पीरियड, हमें पता है कि रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट बोथ आर फॉर द शॉर्ट टाइम पीरियड, शॉर्ट टर्म पीरियड। तो जो भी यहाँ पे परचेजिंग करने की बात आएगी तो डिस्काउंट रेट से वो क्या करेंगे, रीपरचेज करेंगे। An increase in reverse repo rate means that commercial banks will get more incentive their funds with the RBI by lending more to RBI, and thereby decreasing their lending to general public and ultimately reducing the supply of money in the market and vice versa। यानी कि फ्रेंड अगर समझो कि रिवर्स रेपो रेट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रिवर्स रेपो रेट 3R, यानी कि रिवर्स रेपो रेट। तो रिवर्स रेपो रेट अगर समझो कि इंक्रीज हो रहा है तो उससे क्या होगा कि ब्लैंक पेज में ही मुझे जाना पड़ेगा फ्रेंड, यस। ओके, रिवर्स रेपो रेट अब क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी कि समझो कि यहाँ पे जो है वो आरबीआई का रोल है, यहाँ पे है कॉमर्शियल बैंक,
एंड यहाँ पे है पब्लिक। अब समझो कि रिवर्स रेपो रेट जो है वो इंक्रीज हो रहा है, तो उससे क्या होगा कि एसबीआई या तो कोई भी कॉमर्शियल बैंक हो अपनी ज़्यादातर जो अमाउंट है वो कहाँ पे रखेगी, आरबीआई के पास। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो रिवर्स रेपो रेट का इंटरेस्ट रेट जो इंक्रीज हो रहा है, तो एसबीआई को ज़्यादा इनकम कहाँ से होगी, आरबीआई के पास से। यानी कि समझो कि आरबीआई सॉरी एसबीआई के पास यहाँ पे ओनली टू वेज, दैट इज द वन इज द गिविंग लोन टू पब्लिक एंड एल्स गिविंग लोन टू द आरबीआई, दैट इज द रिवर्स रेपो रेट। अब समझो कि रिवर्स रेपो रेट जो है वो ज़्यादा है, तो उससे क्या होगा कि एसबीआई को ज़्यादा इनकम कहाँ से होने वाली है, आरबीआई के पास से, पब्लिक के पास से होने वाली नहीं, क्योंकि रिवर्स रेपो रेट ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या होगा कि एसबीआई अपनी ज़्यादातर जो फंड है वो कहाँ पे रखेंगे, आरबीआई के पास, पब्लिक को कोई भी फंड प्रोवाइड करेंगे नहीं। तो उससे यहाँ पे क्या होगा कि पब्लिक को अगर वो फंड प्रोवाइड नहीं कर रहे, तो मार्केट के अंदर या तो इकोनॉमी के अंदर जो सप्लाई ऑफ मनी है वो क्या हो रही है, डिक्रीज। तो उससे जो हमारा इन्फ्लेशन की जो सिचुएशन थी वो भी कंट्रोल में आ सकती है, इफ द आरबीआई इंक्रीज द रिवर्स रेपो रेट। तो फ्रेंड यहाँ पे हमने दोनों जो रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट दोनों की बात कर रहे हैं कि रेपो रेट के अंदर अगर इन्फ्लेशन की सिचुएशन है, तो रेपो रेट का जो भी रेट है वो भी इंटरेस्ट इंक्रीज हो सकता है, एंड रिवर्स रेपो रेट है वो भी हम इंक्रीज कर सकते हैं। और दोनों की कंडीशन हमने यहाँ पे देख ली कि किस तरह से रेपो रेट या तो रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज करने से हम सप्लाई ऑफ जो मनी है वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल ला सकते हैं। एंड देन आप अपनी बुक्स के अंदर भी देख सकते हो या तो डिस्प्ले के स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हो फ्रेंड, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट का एक टेबल दिया हुआ है कि 2006, 2010 एंड 2016 का थे। तो यहाँ पे हमें कोई ज़्यादातर आईएमपी ने टेबल है एग्ज़ाम की कंसिड्रेशन करें तो, कि अगर समझो कि आपका कंसेप्ट क्लियर है और आप ये रेट आपको याद नहीं है, तो यहाँ पे आपका कोई मार्क्स ले सकता नहीं है फ्रेंड। तो हमें कोई ये रेट याद रखने की ज़रूरत नहीं है। वी विल स्कीप द रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट इन पास्ट फ्यू ईयर्स। यानी कि हम पूरा कंसेप्ट तो याद रखेंगे, लेकिन जो रेट है वो हम स्किप कर रहे हैं यहाँ पे, कि आपको कोई याद रखने की ज़रूरत नहीं है। द थर्ड वन दैट इज़ द स्टेबिलाईजेशन अंडर इमरजेंसी सिचुएशंस। तो फ्रेंड यहाँ पे स्टेबिलाईजेशन की बात कर रहे हैं कि स्टेबिलाईजेशन यानी कि जो एमएसएफ रेट है उनकी बात कर रहे हैं, तो आपको याद भी रखना है कि एमएसएफ रेट के बारे में। तो हमें ज़्यादातर जो पता था कि सीआरआर के बारे में भी हमने सुना था, उसी तरह बात करें रेपो रेट या तो रिवर्स रेपो रेट। लेकिन यहाँ पे जो एक मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी यानी कि एमएसएफ जो रेट है वो पहली बार यहाँ पे हमारे सामने आ रहा है। तो इमरजेंसी की जो सिचुएशन होगी वहाँ पे हम एमएसएफ रेट का ही यूज़ कर सकते हैं। देर इज़ अ स्पेशल विंडो फॉर बैंक्स टू बोरो फ्रॉम आरबीआई अगेंस्ट अप्रूव गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन इमरजेंसी सिचुएशन लाइक एक्यूट कैश शॉर्टेज। यानी कि समझो कि कॉमर्शियल बैंक एग्जाम्पल हमारे पास है एसबीआई का, कोई भी बैंक हम ले सकते हैं, पीएनबी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक भी ले सकते हैं। यानी कि कोई भी कॉमर्शियल बैंक्स को अगर समझो कि इमरजेंसी सिचुएशन आ गई वहाँ पे, यानी कि उन लोगों के पास पैसा नहीं है, कैश की शॉर्टेज हो रही है, तो यहाँ पे क्या होगा कि वो लोग आरबीआई के पास से पैसे ले सकते हैं। और ज़्यादातर जो ये रेट की हम बात करें कि इमरजेंसी सिचुएशन में हम जो पैसे लेंगे, यानी कि कमर्शियल बैंक जो भी पैसे विड्रॉ करेंगे, बोरो करेंगे, उनका जो रेट होगा वो क्या होगा, हायर देन रेपो रेट। तो हमें यहाँ पे याद रखना है कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट यानी कि एमएसएफ रेट जो है is always higher than repo rate. In 2016, the rate was 7%, and this is called marginal standing facility rate. तो फ्रेंड यहाँ पे सिंपल ये कि अगर इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए तो हम आरबीआई के पास से पैसे बोरो कर सकते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी आरबीआई को दे देंगे और उनके सामने हम आरबीआई के पास से पैसे ले सकते हैं। और ये जो रेट होगा उनको मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट बोलते हैं, और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट इज़ ऑलवेज हायर देन रेपो रेट। तो ये सिंपल ही है। तो जो यहाँ पे एमएसएफ रेट एंड रेपो रेट दोनों सिंपल है, लेकिन याद इतना रखना है कि एमएसएफ का जो रेट होगा वो ऑलवेज हायर देन रेपो रेट। द नेक्स्ट वन दैट इज द कैश रिजर्व रेशियो। तो फ्रेंड यहाँ पे कैश रिजर्व रेशियो की अगर हम बात करें तो हमने क्रेडिट क्रिएशन के पॉइंट में भी सीआरआर का मीनिंग देख लिया था
कि कैश रिजर्व रेशियो यानी कि जो भी प्राइमरी डिपॉजिट कॉमर्शियल बैंक्स को अगर मिल रही है, कि मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे ब्लैंक पेज में। ओके, तो फ्रेंड आप अपनी बुक्स के अंदर पेज नंबर 43 पे भी कंसंट्रेशन कर सकते हो, कंसंट्रेट कर सकते हो। एंड जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ वो भी सुनना, और यहाँ पे मैं ड्रॉ करके आपको एक्सप्लेनिंग दे रहा हूँ कि अगर समझो कि CRR की हम बात करें, तो CRR का मीनिंग क्या था, हमने देखा था कि अगर कोई भी प्राइमरी डिपॉजिट मिल रही है कोई भी कॉमर्शियल बैंक्स को, तो वहाँ पे क्या होगा कि समझो कि यहाँ पे हम ले रहे हैं SBI के पास 1000 रुपीज़ डिपॉजिट आई, तो 1000 में से वो आगे हमें पता था कि जो भी डिपॉजिट आती है कोई भी कमर्शियल बैंक के पास, वो कमर्शियल बैंक अपने पास वो अमाउंट को रखते नहीं, वो आगे किसी को क्या प्रोवाइड करते हैं, लेंड कर देते हैं, यानी कि किसी को लोन प्रोवाइड करते हैं, यानी कि पब्लिक को। तो फ्रेंड यहाँ पे CRR में क्या होगा, कैश रिजर्व रेशियो के अंदर अगर समझो कि यहाँ पे कोई ए नाम का बंदा जिसने 1000 रुपीज़ की डिपॉजिट कहाँ पे करवाई, SBI बैंक्स के अंदर, तो यहाँ पे एज पर दी CRR कमर्शियल बैंक्स को क्या करना पड़ेगा, अपने पास थोड़ी कैश रिजर्व रखनी पड़ेगी इनकी जो 1000 है वहाँ से। तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि समझो कि करंट जो CRR है वो 3% है, तो SBI यानी कि कमर्शियल बैंक क्या करेगी कि 1000 का 3%, तो 1000 का जो 3% दैट इज द 300, तो 300 यहाँ पे SBI क्या करेगी, अपने पास रिजर्व रखेंगे। और आगे हम बात करें, सॉरी 30 रुपीज़ होगा फ्रेंड बाय मिस्टेक। ओके, तो 3% यानी कि 30 रुपीज़ जो SBI अपने पास रिजर्व, और बाकी की जो अमाउंट है दैट इज द 970 रुपीज़, और आगे SBI क्या करेगी, पब्लिक को लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो 30 रुपीज़ अपने पास अलग करना, रिजर्व रखना, जो हम RBI के पास रखते हैं रिजर्व, एंड बाकी की जो रिमेन्स अमाउंट दैट इज़ द 970 जो हम आगे पब्लिक को क्या कर सकते हैं, लैंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको CRR में शायद समझ में आ गया होगा कि CRR में कॉमर्शियल बैंक क्या करती है, अपने पास अमाउंट जो भी होती है वो रिजर्व रखती है। आगे हम देखते हैं कि क्या होता है CRR के अंदर फ्रेंड। अब आप को बुक्स के अंदर कोई ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप अपने मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हो। अंडर द RBI एक्ट 1934 ऑल कमर्शियल बैंक्स हैव टू कीप सर्टेन मिनिमम कैश रिजर्व विद द RBI, यानी कि फ्रेंड RBI का जो एक्ट है 1934, उस एक्ट के मुताबिक जितने भी कॉमर्शियल बैंक्स हैं इन सब कॉमर्शियल बैंक्स को कुछ मिनिमम कैश रिजर्व रखना पड़ता है RBI के पास। इनिशियली यहाँ पे अंडरलाइन करना अब IMP आपके लिए, कि इनिशियली यानी कि स्टार्टिंग में क्या था कि CRR वॉज डिसाइडेड टू बी 5% ऑफ द डिमांड डिपॉजिट एंड 2% ऑफ टाइम डिपॉजिट। यानी कि फ्रेंड डिमांड डिपॉजिट यानी हम बोल सकते हैं कि दैट इज द करंट करंट अकाउंट, करंट डिपॉजिट। तो करंट डिपॉजिट के ऊपर जो CRR का रेट था दैट इज द 5%, एंड डिमांड डिपॉजिट दैट इज द फिक्स्ड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट यानी कि FD के ऊपर जो रेट था वो 2%। तो हमें यहाँ पे याद रखना है कि 5% ऑन करंट डिपॉजिट दैट इज द डिमांड डिपॉजिट एंड 2% दैट इज द टाइम डिपॉजिट एंड ऑल्सो नॉन एज अ फिक्स्ड डिपॉजिट। इट वॉज अ वेरिएबल एज पर द रिक्वायरमेंट फेल्ड बाय RBI। तो ज़्यादातर हम बात करें कि CRR वेरिएबल यानी कि उसमें कुछ ना कुछ सुधार हो सकता है, कि या तो CRR हम इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। सिंस 1962 हमें याद रखना है कि 1962 से क्या हुआ था कि CRR इज अ वेरिएबल बिटवीन 3% एंड 15% ऑफ द टोटल डिपॉजिट ऑफ इंडिविजुअल बैंक्स। यानी कि फ्रेंड 1962 के बाद CRR जो था वो 3% से लेकर 15% तक क्या हो सकता था, इंक्रीज डिक्रीज हो सकता था। करंट सिचुएशन की हम बात करें तो आज जो CRR का रेट है दैट इज द 3%। यानी कि मैंने आपको एग्जांपल जो दिया कि 1000 रुपीज़ अगर कोई भी अपने डिपॉजिट बैंक्स के अंदर रख रहा है तो 3% यानी कि 30 रुपीज़ वो क्या करेंगे, कॉमर्शियल बैंक्स RBI के पास रिजर्व करेंगे, और बाकी के जो 970 रुपीज़ आगे किसी को लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। बिसाइड्स दिस इज ऑल्सो यूज एज अ इंस्ट्रूमेंट टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, यानी कि अगर हमें इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना है तो हम CRR का यूज़ कर सकते हो। कैसे, तो आपको पता है कि समझो कि आज 3% CRR का रेट है,
तो मार्केट के अंदर कितने रुपीस जा रहे हैं, 970, 1000 में से। अब समझो कि यहाँ पे अ, हम कर रहे हैं CRR का जो रेट है वो 10% लेकर जा रहा है। तो यहाँ पे जो मार्केट के अंदर पैसे अब जाएंगे दैट इज़ ओनली 900 रुपीज़। यानी कि आप देख सकते हो कि जब 3% CRR था तब ज़्यादा अमाउंट मार्केट के अंदर जा रही थी, और जब हमने CRR का रेट बढ़ाकर 10% कर दिया तब मार्केट में जो सप्लाई हो रही थी मनी की वो डिक्रीज होकर 900 हो गया। यानी कि हमें याद रखना है फ्रेंड कि अगर समझो कि मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन की सिचुएशन है तो हमें CRR में क्या करना पड़ता है, CRR हम इंक्रीज करेंगे तो जो सप्लाई ऑफ मनी है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज। When CRR is higher, commercial banks have a lesser deposit money to create क्रेडिट। यानी कि फ्रेंड अगर समझो कि जो CRR का रेट है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। हमने देखा था कि अगर CRR का रेट बढ़ रहा है तो जो क्रेडिट क्रिएशन की हम बात करें या तो हम बोल सकते हैं कि क्रिएट क्रेडिट, तो वहाँ पे जो लेसर डिपॉजिट की मनी होगी वहाँ से ही क्रेडिट क्रिएशन होने वाला है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि जब समझो कि 10% है CRR का रेट और 1000 रुपीज़ एज अ प्राइमरी डिपॉजिट बैंक के पास आ रही है, तो 10% जब CRR का रेट है तो आगे बैंक 900 रुपीज़ क्या कर सकते हैं, किसी को लोन प्रोवाइड कर सकती है। तो अब यहाँ पे हम और क्या कर रहे हैं कि जो CRR का रेट हो इंक्रीज कर रहे हैं। व्हेन CRR इज अ हायर, यानी कि इंक्रीज करके ले गए 15%। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि 150 रुपीज़, 1000 में से 15% यानी कि 150 रुपीज़ हमें RBI के पास रिजर्व रखने पड़ेंगे, और बाकी की रिमेन्स अमाउंट दैट इज द 850 हम क्या करेंगे, किसी को लोन प्रोवाइड करेंगे। यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि दोनों सिचुएशन में जब 10% CRR था तब 900 का क्रेडिट क्रिएशन हो रहा था, एंड जब 15% का CRR का रेट है तब 850 क्रेडिट क्रिएशन हो रहा है। यानी कि अगर हम रेट बढ़ा रहे हैं तो जो क्रेडिट क्रिएशन है वो लेसर हो सकता है, लेसर डिपॉजिट मनी टू क्रिएट क्रेडिट। यानी कि अगर आप CRR के रेट को इंक्रीज कर रहे हो तो क्रेडिट जो क्रिएशन हो रहा है वो आपके कंट्रोल में आ सकता है, और इन्फ्लेशन भी आपके कंट्रोल में आ सकता है। Thus, they give favor loans to people and hence money supply and inflation are curtail। यानी कि अगर CRR का रेट इंक्रीज हो रहा है तो जो सप्लाई ऑफ मनी वो भी डिक्रीज होगा, यानी कि कर्टेल यानी कि आपके कंट्रोल में रहेगा, और इन्फ्लेशन जो है वो भी कर्टेल यानी कि आपके कंट्रोल में रह सकता है। एंड CRR इज रिड्यूस इन टाइम्स ऑफ डिफ्लेशन एंड डिप्रेशन। और समझो कि सिचुएशन उल्टी हो गई कि इन्फ्लेशन नहीं है मार्केट के अंदर, डिफ्लेशन है, मंदी का टाइम पीरियड है, तो हम CRR को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। फ्रेंड यहाँ पे हमें याद रखना है कि अगर इन्फ्लेशन की सिचुएशन है तो CRR इंक्रीज करेंगे, और अगर समझो कि डिफ्लेशन यानी कि मंदी का टाइम पीरियड है तो CRR इज रिड्यूस। तो उससे क्या होगा कि जो भी मार्केट की सिचुएशन होगी वो RBI के कंट्रोल में रह सकती है। तो फ्रेंड यहाँ पे हमने आज के लेक्चर के अंदर जो कंप्लीट किया उतना पहले में अलग अलग 3 रेट थे, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट, देन MSF रेट एंड देन द CRR रेट। तो मैं आपको यहाँ पे 2 मिनट का टाइम पीरियड दे रहा हूँ कि 2 मिनट के अंदर आप तीनों जो रेट है दैट इज़ द रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, MSF एंड CRR तीनों को रीडिंग कर दीजिए, और बाद में हम आगे SLR की तरह बढ़ रहे हैं और उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और आज के लेक्चर का हमारा जो लास्ट टॉपिक होगा दैट इज़ द SLR। लेकिन पहले मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ कि आप पहले रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, MSF एंड CRR को रीडिंग कर दीजिए। कैरी ऑन।
Welcome back, friend. Next one, that is the statutory liquidity ratio. तो स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो के बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं, दैट इज़ द SLR. तो आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन याद रखना पड़ेगा कि फुल फॉर्म ऑफ SLR, दैट इज़ द स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, अपार्ट फ्रॉम एंड इन एडिशन टू CRR. तो फ्रेंड, जिस तरह हमने CRR देखा था उसी तरह यहाँ पे SLR है, दोनों सेम ही है, लेकिन थोड़ा डिफरेंस हम यहाँ पे समझने की ट्राई करेंगे. CRR, अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, all banks have to maintain equal to and not less than 25% of their total deposit, that is the demand plus time deposit. तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो करंट के अंदर है वो डिपॉजिट प्लस FD. तो यहाँ पे जो टोटल डिपॉजिट आ रही है दैट इज द डिमांड प्लस टाइम इन द फॉर्म ऑफ कैश, गोल्ड एंड अनएनकम्बर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटी, यानी कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी उनकी हम बात कर रहे हैं. मैं आपको फिर से ब्लैंक पेज की तरफ ले चलता हूँ कि वहाँ पे आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे फ्रेंड. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि CRR के अंदर क्या था कि जो भी डिपॉजिट आ रही है उसमें से 3 to 5%, बिटवीन 3 and 15, सॉरी, बिटवीन 3% and 15% कमर्शियल बैंक को क्या करना पड़ेगा, उतनी अमाउंट RBI के पास रिजर्व रखनी पड़ेगी. उसी तरह SLR में क्या है कि एक रेट डिसाइड किया हुआ है, दैट इज़ द 25%. तो यहाँ पे भी क्या होगा कि अगर समझो कि कोई ए नाम का एक बैंक का कस्टमर है, उनके पास 1000 रुपीज़ है. जो 1000 रुपीज़ है वो कहाँ पे डिपॉजिट करवा रहा है, अपने अकाउंट के अंदर, SBI के अंदर. तो यहाँ पे वो 1000 रुपीज़ समझो कि जो SBI को मिल रहा है उसमें से पहले 3% तो हम क्या करेंगे, CRR निकाल लेंगे, यानी कि 30 रुपीज़. तो बाकी के रहे कितने, 970. तो अब क्या होगा कि SBI को 25% वहाँ से अलग करने पड़ेंगे, यानी कि 1000 का और 25%, दैट इज़ 250 रुपीज़. तो 250 यहाँ पे हमने अलग कर दिए, बाद में पहले और 30 कर दिए थे, दैट इज़ 280. तो 280 1000 में से माइनस होकर बाकी के जो पैसे बचे हैं दैट इज़ द 720 रुपीज़. तो SBI आगे जो भी जनरल पब्लिक है उनको कितने रुपीज़ आगे प्रोवाइड कर सकते हैं, तो हम याद रखना है फ्रेंड, 720 रुपीज़ वो पब्लिक को प्रोवाइड कर सकते हैं. SBI को यहाँ पे 1000 रुपीज़ मिल रहे हैं, लेकिन 1000 में से 280 रुपीज़ तो उनको साइड में ही पहले 3% है CRR एंड 25% SLR. तो 250 जो यहाँ पे हम अलग कर रहे हो, कहाँ कहाँ हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं याद रखना है फ्रेंड आपको. तो मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूँ सबको. 250, तो 250 जो SLR की तरह हमने अलग कर दिए, वो हम कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, हम कैश में रख सकते हैं 250 को, या तो हम गोल्ड परचेस कर सकते हैं, दैट इज़ द मोस्ट लिक्विड एसेट्स. एंड जो थर्ड वन है दैट इज़ द सिक्योरिटी, यानी कि हम जो कोई अप्रूव्ड सिक्योरिटी वो भी परचेस कर सकते हैं. तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि अगर समझो कि जो भी डिपॉजिट मिल रहे उसमें से पहले 3% CRR एंड बाद में 25% जो है दैट इज़ द SLR. और SLR हम कैश में रख सकते हैं, गोल्ड में एंड सिक्योरिटी में रख सकते हैं. A higher SLR diverts banks' fund from loan and advance to approve government security and helps to meet a government expenditure. And on other end, it reduces the capacity of banks to create loans and raise money supply by credit creation. And a lower SLR increase the capacity of banks to create loans and raise money supply by credit creation. If SLR is higher, people get lesser credit and vice versa. तो फ्रेंड ऐसे तो आपको कुछ पता नहीं चलने वाला है. फिर से वही कि ब्लैंक पेज के अंदर ही आप समझो और अपनी बुक्स भी वहाँ पे ओपन रखना. पहले आप अपनी बुक्स के अंदर जो सेकंड पैराग्राफ में रीड कर रहा हूँ, हायर SLR, यानी कि अब समझो कि जो SLR का रेट क्या है वो ज़्यादा है. डाइवर्ट बैंक फंड फ्रॉम लोन एंड एडवांस टू अप्रूव्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटी, यानी कि अब समझो कि SLR का जो रेट है वो अगर ज़्यादा है तो क्या सिचुएशन हो सकती है कि ज़्यादातर जो फंड है वो कहाँ पे डाइवर्ट होगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी. क्यों, क्योंकि हमें SLR ज़्यादा अगर हम रख रहे हैं, उनका मीनिंग क्या है कि 25% SLR रख रहे हैं, तो हमें 1000 में से 25% यानी कि 250 रुपीज़ का गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेस करनी पड़ेगी. अब समझो कि वो SLR का रेट बढ़ाकर हमने कर दिया 30%. तो अब यहाँ पे क्या होगा कि आपको 300 रुपीज़ की गवर्नमेंट सिक्योरिटी या तो गोल्ड या तो कैश में रखना पड़ेगा, दैट इज़ द
SLR, तो आप देख सकते हो कि पहले जो अमाउंट थी वो 250 और SLR का रेट इंक्रीज हुआ तो अब आपको 300 रुपीज़ SLR में रखने पड़ेंगे। यानी कि ज़्यादा अमाउंट जो है कि डाइवर्ट बैंक फंड फ्रॉम लोन एडवांस टू अप्रूव गवर्नमेंट सिक्योरिटी, यानी कि आपकी जो ज़्यादा अमाउंट है वो कहाँ पे जा रही है, गवर्नमेंट के पास जा रही है, क्योंकि आपको एज पर दी SLR रेट आपको ज़्यादातर अमाउंट किसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेस करके इन्वेस्टमेंट करनी है। तो उससे क्या होगा कि गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा, यानी कि हेल्प्स टू मीट द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड ऑन अनदर एंड अगर समझो कि हम रिड्यूस कर रहे हैं तो उससे क्या होगा कि ज़्यादातर जो सप्लाई मनी का है वो पब्लिक के पास चला जाएगा, यानी कि 30% समझो कि SLR का रेट है तो हमें 300 रुपीज़ गवर्नमेंट के सिक्योरिटी या तो गोल्ड या तो कैश में रखने पड़ेंगे। अब समझो कि रिड्यूस करके हो गए 25%, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि 25% होने से आपको 300 की सिक्योरिटी परचेस करने की ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ 250 की सिक्योरिटी परचेस करनी पड़ेगी। तो उससे क्या होगा कि अब पब्लिक के पास जो पैसे जाने वाले दैट इज़ द 750 एंड 250 जो आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी गोल्ड या तो कैश में रख सकते हो। जब 30% था तब थोड़ा केस उल्टा था कि आपको 300 गवर्नमेंट सिक्योरिटी गोल्ड या तो कैश में रखना है और बाकी के 700 आप पब्लिक को दे सकते हो। यानी आप देख सकते हो कि जब SLR ज़्यादा है तो पब्लिक के पास कम पैसे और गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पैसे, और जब SLR कम है तो पब्लिक के पास ज़्यादा दैट इज़ द 700 और गवर्नमेंट के पास कम तो 250। SLR increases the capacity of banks to create loans and raise money supply by credit creation, यानी कि अगर समझो कि SLR का जो रेट है वो लोअर है, लोअर यानी कि हम 25 रख रहे हैं और हायर में हम रख रहे हैं 30%, तो जब लोअर यानी कि 25% है तो उससे क्या होगा कि अगर लोअर SLR है तो उनसे क्या होता है कि बैंक की जो कैपेसिटी है लोन क्रिएट करने की एंड क्रेडिट क्रिएशन की वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम मार्केट में ज़्यादा पैसे प्रोवाइड कर सकेंगे जब SLR कम हो तब। लेकिन जब SLR का रेट समझो कि बढ़ रहा है तो उस टाइम क्या होगा कि पीपल गेट लेसर क्रेडिट एंड वाइज वर्जा। तो आपको शायद पता चल गया होगा कि ज़्यादा हम अगर SLR रख रहे हैं तो पब्लिक को कम पैसे मिलेंगे, एंड अगर समझो कि कम SLR रख रहे हैं तो पब्लिक को ज़्यादा पैसे, यानी कि क्रेडिट क्रिएशन कैसा हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। तो फ्रेंड यहाँ पे जो बाकी के और भी दो अलग अलग क्वांटिटेटिव जो मेजर्स है दैट इज़ द OMO ओपन मार्केट ऑपरेशन एंड स्टरिलाइजेशन पॉलिसी ऑफ द RBI जो बाकी रहेगी, और आज का लेक्चर हम यहाँ तक रखते हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने अलग अलग 4 रेट थे दैट इज़ द रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट, MSF, CRR एंड SLR, इनके बारे में डिस्कशन किया। तो जब भी आप लेक्चर देखो बाद में ये पूरे का पूरा जो क्वांटिटेटिव मेजर्स हैं फ्रॉम फर्स्ट दैट इज द बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, MSF एंड CRR एंड SLR वो रीडिंग कर लेना। तो आज का लेक्चर हम यहाँ तक रखते हैं फ्रेंड। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड बाय बाय, टेक केयर।